name is Prashant Singh and today I am here with the first lecture of physics for the class 6, that is called motion and measurement of distance. I have took this chapter because this is the beginning of physics from in class 6, and if you want to search this chapter in your NCERT book, you will get this chapter in the chapter number 10 with the same name. Okay. Till now you have read everything as a science. Till class 5 you have read everything as a science. From now onwards, we are going to break science into 3 parts, that is called physics, chemistry and biology. So I am going to take your physics classes, and in this chapter basically there are total 9 points which we have to study in details, out of which I am trying to cover at least 3 to 4 points today in this particular video or in the upcoming video. Fine, let's start with this chapter. So before getting into detail of this chapter, let's first of all write the name of the chapter in a big letter so that we can be able to understand it. The name of chapter is motion and measurement of distance. Okay. So पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले इसका मतलब समझना चाहिए कि पढ़ने क्या जा रहा है, राइट? सो अगर आप देखोगे तो मोशन हमने सुना है, हमने समझा है, हम क्लास जब सेकंड थर्ड में रहते तो हमें आइडिया लग जाता है कि भाई मोशन नहीं करना है, मतलब चुपचाप रहना है, अपनी जगह नहीं करनी है। मोशन करना है मतलब कि हमें यहाँ से वहां जाना है। तो थोड़ा बहुत रफ आइडिया हमारे पास है कि मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मेजरमेंट मतलब आपको पता है नापना, मापना, ठीक है। मेजर करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज किसी को देनी है या खरीदनी है, आप दुकान पे जाते हो बोलते हैं 2 किलो चावल देती है, 2 किलो आटा दीजिए, तो वो क्या करता है कि बेसिकली आपको तराजू में मेजर करके दिखाता है। आप एक तरफ 2 किलो रख देता है, फिर दूसरी तरफ चावल रखता है, आप देखते हो मेजर करके फिर लेते हो। आप ऐसा कभी नहीं होगा कि उसने बोला भैया लीजिए 2 किलो आप ले लीजिए। मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट का मतलब समझना है नापना। डिस्टेंस मतलब दूरी। तो बेसिकली चैप्टर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि सर ये कुछ ना कुछ मोशन मतलब मूवमेंट से रिलेटेड है, कितना मूवमेंट हुआ उससे रिलेटेड है, उसको नापने से रिलेटेड है, सिर्फ मोशन को ही नहीं और भी चीजों को नापने से रिलेटेड है। कुछ इस तरह की चीजें हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो आपके एनसीईआरटी में आप देखोगे तो उन्होंने अलग अलग टॉपिक मेंशन किया है, ठीक है। मैं उन टॉपिक्स को ही लेकर चलूंगा ताकि आपको जब आप बुक पढ़ो और जब आप यहाँ पे लेक्चर देखो तो आप उसको रिलेट कर पाओ, आप उसको रीड कर पाओ। अगर ये क्लास लेक्चर रहता तो मैं ऑब्वियसली बात समराइज करके चैप्टर को पढ़ाता, बट अभी हमें एनसीईआरटी की किताब को फॉलो करते हुए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट आप सबने बचपन में कहानियां सुनी होंगी, आपने सुना होगा कि पहले जमाने में जो लोग सपोज किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो लोग या तो पैदल, उसके बाद पैदल चलने के बाद फिर लोगों ने घोड़े को अपना पेट एनिमल बनाया, तो उससे लोग ट्रेवल किया करते थे। उसके बाद घोड़े के बाद घोड़ा सबसे फास्टेस्ट था, उसके बाद लोगों को लगता था कि घोड़ा भी जो एक्चुअली क्या है कि घोड़ा एक ह्यूमन तो नहीं, एक एनिमल है, लिविंग एनिमल है। सो ऑब्वियसली बात है वो भी थकेगा, उसको भी फटीग होगा, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड दूरी तक जाने को थक जाता, फिर आराम करना पड़ता, तमाम चीजें सीखती थी। फिर करीब 3500 BC के आसपास 3500 BC में इन्वेंशन हुआ व्हील्स का, पहियों का। और इस इन्वेंशन में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 2 ही 3 इन्वेंशन ऐसे हुए जिसने पूरी जिंदगी इंसान की मैनकाइंड की लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया। एक फायर था, दूसरा व्हील था और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी था। इन 3 चीजों ने मतलब इंसान के रहने के तरीकों को पूरा बदल दिया। तो 3500 BC में व्हील्स का आविष्कार हुआ। उसके बाद से व्हील्स का इस्तेमाल होने लगा, फिर लोग दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करने लगे, लोगों को आना जाना आसान हो गया, दिन रात चल सकते थे क्योंकि वो पहिए थकते नहीं थे। हाँ, पहियों को खींचने वाली चीज जो घोड़े होते थे वो थक जाते थे, लेकिन अब घोड़ों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि पहिए अगर आप आगे समझोगे कि उनमें जो अपोजिशन फोर्स होता है मतलब बहुत कम लगता है। मतलब ये अगर उनका हल्का सा सरकार को तो बहुत दूर तक चले जाते हैं। वही अगर कोई चीज अगर ब्लॉक इस तरह का रखो उसको धक्का दो तो वो मुश्किल से यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, वही अगर पहिए को ना फोड़ दो तो वो वहां पहुंच जाएगा। तो मतलब जो फोर्स पहले घोड़े लगाया करते थे सपोज 10 किलोमीटर जाने के लिए, अब उतने ही फोर्स में घोड़े 100 किलोमीटर चले जाते थे। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी बढ़ी, फिर स्टीम इंजन आया, फिर आपका शिप्स का जो हमारी वाटर में करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, वाटर करंट मतलब पानी की जो धारा होती है, उसके सहायता से लोगों ने बोट डाला, बोट के थ्रू गए, ठीक है। फिर कुछ सेल बोट्स होती है, इसमें आप देखोगे कि वो पर्दे लगा दिए जाते हैं, हवा का यूज करके लोग ट्रैवल करते हैं। फिर एयर प्लेन्स का इन्वेंशन हुआ, राइट ब्रदर्स की वजह से उनका इन्वेंशन हुआ। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए गए और आज तो इतना आसान हो गया। बुलेट ट्रेन आपने सुना होगा सब लोगों ने
कि 400 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ से लखनऊ अगर जाना है तो मतलब 45 मिनट में पहुंच जाओगे। तो इतनी फास्ट सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास। प्लेन्स ट्रेवल करती हैं 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब यहाँ से मुंबई, गोरखपुर से अगर आपको मुंबई जाना है तो 1.5 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाओगे। वही ट्रेन से जाने में अप्रोक्सीमेटली 2 दिन लगता है आपको। सो अब पैदल जाओगे तो बताइए आपको, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ने इस तरह से बेसिकली इवॉल्व किया। तो एनसीईआरटी आपको बेसिकली एक आइडिया देना चाहती है कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन या जो हम लोग अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो बेसिकली ये स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। पहिए आए, पहले पैदल चलते थे, फिर घोड़े आए, फिर पहिए आए, फिर स्टीम इंजन, फिर प्लेन, फिर स्टीमर्स, बोट्स, ये सब चीजें आती थी और हम लोगों ने इस तरह से चीजों को इवॉल्व किया। अभी तो और फास्ट चल रहा है। अब अगर आप रॉकेट वगैरह देखो तो बहुत ही तेज जाते हैं, क्योंकि अगर मार्स पे जाना है हमें बहुत हाई पावर के रॉकेट चाहिए। तो चीजें बढ़ती जा रही है, इंप्रूव की जा रही है। लेट्स सी आगे हम लोग कितनी जल्दी कहां पहुंच सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा अगला सेकंड टॉपिक है, अभी धीरे धीरे चैप्टर देखिए स्टार्ट हो रहा है, बस बेसिक्स की बातें हैं, धीरे धीरे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जो सेकंड पार्ट है वो ये है, हमने टॉपिक दिया है कि हाउ वाइड इज द डेस्क। अगर आप अपने एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ढूंढना जरूर, पढ़ना, उसको रीड करना जरूर। हाउ वाइड इज द डेस्क। अब ये देखो एक कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक तरह से हेडिंग है, एक तरह से एक सिचुएशन दी गई है कि इसको आप मेजर करना तो कैसे मेजर करोगे। मान लो सपोज मेरे पास ये यहां से लेकर के यहां की दूरी को मेजर करना है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास पहले कुछ नहीं था, हम पैदल जाया करते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई। वैसे ही हमारे पास मेजरमेंट भी पहले कुछ नहीं था, ठीक है। हम सब अपने अपने तरीके से इसको मेजर किया करते थे। जैसे मान लो मुझे यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मेजर करनी है और मेरे पास कोई भी फीता या कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल वही करूंगा। आज हम लोग कभी भी करते हैं, जैसे नापना होता है तो हम लोग नाप लेते हैं, ऐसे हाथ से या पैर से नाप लेते हैं। तो हमने भी ऐसे किया, हमने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे रखा, 1 2 3 और बोला कि 3 और 3 बित्ता और 7 अंगुल। मैंने क्या बोला कि ये जो है 3 बित्ता, ठीक है, एंड 7 अंगुल, ये मेरे हिसाब से। अब देखो ये मेजरमेंट तो हो गया, ये मेजरमेंट करेक्ट भी है, लेकिन बस मेरे हिसाब से। अब अगर सपोज यहीं पे कोई बहुत खली आ जाए, खली को पता ना, खली बहुत बड़ा हैवी बिल्डर है, फाइटिंग वाइटिंग करते WWE में लड़ते हैं, वो बहुत हैवी है। तो वो अगर नापेंगे तो एक हाथ ही यहाँ पे आएगा, एक बित्ता का यहाँ पे है, अगला बित्ता है। तो खली के हिसाब से क्या होगा कि जो आंसर आएगा वो आएगा 2 बित्ता। अगर आप किसी छोटे से बच्चे को लेके आ जाओ, ठीक है, स्मॉल किड, अगर उसके हिसाब से नापा जाए तो ये कम से कम आएगा 9 बित्ता, ठीक है। ये मेरे हिसाब से था, प्रशांत सर के हिसाब से था। तो सेम डिस्टेंस, दूरी तो नहीं बदल रही, दूरी तो सेम है, सेम डिस्टेंस अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग आ रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप सोचो कि यार कितनी बड़ी समस्या है कि हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कितना बड़ा क्यास हो जाएगा। सपोज अगर मुझे जमीन खरीदनी है, किसी ने बोला कि भैया जमीन का जो रेट है वो 100 रुपए बिकता है, 100 रुपए बिकता है, ठीक है, और मुझे खरीदनी है। तो मैं बताऊं तीनों में से किसको बुलाऊं, इसको बुलाऊं, इसको बुलाऊं, इसको बुलाऊं। खरीदनी है मुझे, मतलब जितना बिकता होगा उसको मल्टीप्लाई करके 100 रुपए मुझे देना पड़ेगा। तो मैं किसको बुलाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है खली, क्योंकि उसका बिकता बड़ा है। 100 रुपए में मुझे बड़ी चीज मिल जा रही है, उससे बड़ी चीज बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे जमीन बेचनी, मतलब 100 रुपए बिकते हैं, मुझे परचेज करनी है, तो मैं बुलाऊंगा खली को, ठीक है। और अगर मुझे सपोज 100 रुपए बिकते में जमीन से सेल करनी है, मतलब कोई लेने आने वाला है, तो मैं किसको बुलाऊंगा? छोटे से बच्चे को बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि जितना बिकता है उसका हाथ छोटा होगा, उसका 1 बिकता, 2 बिकता, 3 बिकता, वो इतनी ही जमीन को 9 बिकता नाप दिया उसने। जितना ज्यादा नापेगा मुझे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जब लोगों ने देखा कि यार ये मेजरमेंट का सबका सिस्टम अलग अलग है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। एंड दे एक्चुअली वांट टू इवॉल्व अ सिस्टम। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा तरीका बनाया जाए जो सबके लिए सेम हो। आज के डेट में तुम देखोगे, तुम अगर 1 किलो आलू खरीदने जाते हो, तो तुम खरीदने जाओ, तुम्हारे पापा खरीदने जाए, दादाजी खरीदने जाए, कोई गरीब खरीदने जाए, अमीर खरीदने जाए, प्रेसिडेंट खरीदने जाए या प्राइम मिनिस्टर खरीदने जाए, सबको वो 1 किलो की वैल्यू सेम मिलेगी। जब कोई चीज हर लोगों के लिए, हर समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए सेम हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन होना। एक चीज का स्टैंडर्डाइजेशन होना, मतलब स्टैंडर्ड बोलते हैं ना यार, उसका स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो अलग चीज है।
स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज एक जैसी वो हर जगह नजर आती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो लोगों को रियलाइज हुआ कि वी नीड टू स्टैंडर्डाइज का मेजरमेंट प्रोसेस, हमें जो नापने के तरीके हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ताकि हर एक आदमी को सेम वैल्यू मिले। किसी को 9 बित्ते में इतना मिल रहा है, किसी को 9 बित्ते में पूरा बड़ा मिल रहा है, ठीक है, उसके नापने के ऊपर है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप देखो तो मनी क्या है, मनी भी एक स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम है परचेज और बाय करने का। पहले पता क्या होता था, बार्टर सिस्टम में, एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था, उसमें लोग क्या करते थे, सामान के बदले सामान लेते थे। मान लो अगर तुम्हें चावल चाहिए, तुम अपने घर से कोई सामान लेके आओ, तो सामान के बदले तुम, अगर सपोज तुमको चावल चाहिए, तुमने अपने घर से उनको सरसों दे दिया तो चावल मिल गया, चलो यहाँ तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि चावल दिया तो उन्होंने अपनी बकरी दे दी, तो बकरी का कॉस्ट ज्यादा, चावल का दाम कम, तो मतलब चीजें मैच नहीं कर पा रही, उल्टे सीधे जा रही। तो लोगों ने निकाला कि भाई ऐसा नहीं करेगा, सामान नहीं कर सकते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बनाते हैं। तो उन्होंने मनी को डेवलप किया, मनी उसने डेवलप किया ताकि बाय परचेज कर सके। वैसे हम लोग ने मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बनाया, ठीक है, और उस सिस्टम को स्टडी करना शुरू किया। तो आगे अभी 2 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा तो सिस्टम क्या था, कैसे था। बट अब तो समझ में आ रहा है हाउ वाइड इज द डेस्क, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जिससे पूछोगे, डेस्क सामने रख दो, अपने घर में चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पापा से बोलो नाप के बताइए तो वो कुछ अलग नापेंगे, बहन से, छोटी बहन से बोलो तो कुछ अलग नापेगी, किसी और से बोलो अलग नापेगा, सबके अलग अलग मेजरमेंट आएंगे। और बेंच तो एक है ना, तो मेजरमेंट किसका मान हो गया, वाई प्रॉब्लम। तो ये चैप्टर बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को ही अटेंशन देने के लिए बनाया गया जो पहले आया करती थी। ट्रांसपोर्ट का समझ में आया क्या, ये छोटा सा है, ट्रांसपोर्ट अभी फिर से कनेक्ट किया जाएगा मोशन से, जब उस पर आऊंगा मैं। फिलहाल टॉपिक वाइज चल रहा है, तो जो टॉपिक आता है वो क्लियर करते जा रहा हूँ आपको। बात समझ में इतना कि हाउ वाइड इज द डिस्क, कितना, इसका आंसर कुछ भी दे सकते हो तुम। ये क्वेश्चन मतलब इसके बहुत सारे आंसर है, जो नापेगा उसका वैसा आएगा। जब हर इंसान के साथ चीजें अलग अलग आने लग जाए तो हमें चीजों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, एक चीज बनाई जाती है और वो सबके लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो लेट्स सी आवर थर्ड पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी, जो स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करना है अगर, तो कैसे किया जाए और मेजरमेंट के लिए क्या स्टेप लिए गए उस समय, उस पर देखिए। सो नाम दिया हम लोगों ने स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब समझ आ रहा है ना आपको, स्टैंडर्ड मतलब कि जो भी चीज बनाई गई वो हर चीज के लिए सेम है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड मतलब समझ गया ना, MESUREMENT, मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब नापने के लिए ऐसी यूनिट बनाई जाएगी जो हर जगह सेम रहेगी। चलो इंडिया में तो एक बित्ते की बात हो रही है, सपोज चाइना वाले झूम घूम बोल रहे हैं, जापान वाले मियाओ मियाओ बोल रहे हैं, इंग्लैंड वाले कुछ और बोल रहे हैं, इंडिया वाले बित्ता बित्ता कर रहे हैं, एकड़ एकड़ कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता है कि भाई कौन क्या बोल रहा है। इसलिए बोला कि पूरी दुनिया में अब नापने की एक यूनिट बनाते हैं, और नापने की नहीं, तो देखो नापना मतलब सिर्फ लेंथ नहीं होता है, नापना बहुत सारी चीज होता है। हम लोग जो 2 किलो आलू लेते हैं वो भी तो नाप ही रहे हैं, हम लोग कपड़ा लेते हैं नाप ही रहे हैं, हम लोग सपोज मान लो टाइम नाप ही रहे हैं ना कि ये 2 घंटा हुआ, 4 घंटा, 4 घंटा आपको मिलेगा, 4 घंटा आपने लिया, नापा ही तो हमने टाइम कितना लगा। तो नापना, मेजरमेंट मतलब सिर्फ तौलना या लेंथ नहीं नापना है। कुछ भी चीज को जो हम लोग मेजर करने जाते हैं वो सब इसके अंदर है। दुनिया में कुछ भी चीज तुम आगे जाके मेजर, बहुत सारी चीजें मेजर करोगे। लोग मेजर करते हैं कि हमारे ब्लड में कितने आरबीसी हैं, कितने डब्ल्यूबीसी हैं, तो ये सब मेजरमेंट ही तो है। तो हर चीज को मेजर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया, जिसको हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं। क्यों बनाया गया समझ में आया ना, हर किसी का अपना अपना तरीका था, कोई आंसर मैच ही नहीं करता था, समझ में नहीं आता था कि क्या सही है क्या गलत है, तो सबको मिलकर के एक सिस्टम बनाना पड़ा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब देखो यूनिट वर्ड जो है इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। थोड़ा पहले समझाना पड़ेगा हमको यूनिट का मतलब क्या होता है। यहाँ शुरुआत हो, समझो यूनिट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आप लोग ही आलू लेने जाते हो तो क्या बोलते हो दुकानदार से, भैया, जैसे आपको मान लो पापा ने बोल दिया कि बेटा जाओ और 2 लेके आओ, 2 आलू लेके आओ। 2 आलू मतलब क्या, जाओगे 2 आलू उठा लाओगे। या पापा ने बोल दिया मान लो बेटा जाओ और एक काम करो 4 सरसों का तेल लेके आओ। अब 4 सरसों का तेल क्या मतलब, 4 छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा, कंटेनर, लीटर, क्या क्या मतलब क्या चाहिए, क्या क्लियर नहीं हो रहा है ना। अगर आप समझ जाओ यार 5 कपड़े लेके आओ, 5 कपड़ा लेके आओ, तो 5 कपड़ा मतलब समझ में, 5 कपड़ा मतलब 5 अलग अलग कपड़े चाहिए कि क्या चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है ना, क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या आखिर आप मतलब मैं समझ के आप मान क्या रहे हो, आप कितना मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से गो एंड ब्रिंग 4 पोटैटोज, दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच कंफ्यूजिंग। अगर आप जाओगे तो 4 आलू लेते हो, चलो 4 आलू तो फिर भी ठीक है। अगर कोई बोल दे कि भाई जाइए आधा
मिर्च लेके आइए, मिर्च, ठीक है, आधा मिर्च लेके आइए। अब ये सेंस समझ में आ रहा है क्या? आधा मिर्च मतलब क्या? आधा मतलब मिर्च क्या? आधा मिर्च क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है? तो जो इस चीज को सेंस दे दे, जो इस चीज को सेंस दे दे, उसी को हम बोलते हैं यूनिट। जैसे मान लो अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दिया, मतलब देखना, अगर मैं आधा में यहाँ पे किलोग्राम लगा दूं, आधा किलो, अब पूरा समझ में आ गया? अच्छा, मुझे मिर्च लेनी और आधा किलो लेनी है। अगर किलो के जगह मैं लगा दूं यहाँ पे आधा पाव लगा दूं, तो मुझे मिर्च लेनी है और आधा पाव लेनी है। तो ये जो चीज बचती है जो आपको बताती है कोई चीज कितना आने वाला है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक नोट दे रहा हूं, एक नोट दे रहा हूं, सुनो, सॉरी, एक नोट दे रहा हूं, 10 नोट दे रहा हूं, 20 नोट दे रहा हूं, नोट, पैसा नोट, कौन सा नोट लोगे? तो ऑब्वियसली बात आप बोलोगे 20 का नोट। अब देखो मैं इसके पीछे यूनिट लगा के इसका कितना बड़ा चीज करने वाला हूं। अभी ये हो रहा है कि हाँ, 1 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, लेकिन यूनिट नहीं पता कि कोई चीज कितनी बड़ी नापने वाले हैं, कितना बड़ा होने वाली चीज। मैंने बोल दिया 20 नोट देंगे तुमको हम 5 रुपए की, 10 नोट देंगे तुम्हें हम 10 रुपए की, और एक नोट तुम्हें देंगे हम 2000 रुपए की। समझ में आ रही है? तो ये 2000 रुपए जो वो पीछे जो लगता है ना नोट कितने, वो संख्या हो गई। मान लो 10 नोट है तो संख्या हो गई, और जितने रुपए का उसकी यूनिट हो गई, तो 2000 यूनिट है। बात समझ आ रही है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट। अगर अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊंगा, मान लो 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये जो मीटर है वो क्या है? यूनिट है। ये मीटर है वो क्या है? यूनिट है। 24 किलोमीटर मेरा घर दूर है, ठीक है, मेरा घर जो है दूर है। तो अब तुम सोचो, किसी को तुम बोलो कि मेरा घर 24 है, मेरा घर जो यहाँ से 24 दूर है, मेरा घर जो 24 दूर है, वो समझेगा ही नहीं भाई 24 दूर क्या, मीटर दूर है, सेंटीमीटर दूर है, इंच दूर है, किलोमीटर दूर है, हेक्टामीटर दूर है, क्या दूर है? तो हम बताएंगे ये 24 किलोमीटर दूर है। तो जो ये पीछे लगता है हमेशा, जो सफिक्स में लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो अगली बार तुम्हें कभी यूनिट लिखे तो पहचान लेना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 70 टन, तो जो टन हो गया क्या हो गया? यूनिट हो गया। ये मतलब लिखा हुआ है 5 सेकेंड, तो कितना टाइम? 5। मैं बोलूँ कि अभी मैं, तुम लोग पढ़ लो, मैं 5 आता हूँ, 5 में आता हूँ, मैं 5 में आता हूँ, तो 5 में आता हूँ सर क्या? 5 सेकेंड में आते हो, 5 मिनट में आते हो, सेकेंड में ध्यान देना, 5 सेकेंड में आते हो, 5 मिनट में आते हो, 5 घंटे में आते हो, 5 दिन में आते हो, 5 हफ्ते में आते हो, 5 महीने में आते हो, 5 साल में आते हो, क्या? तो ये जो 5 के बाद लगेगा, ये मिनट हो गया, ये आवर हो गया, ये 5 डे हो गया, ये 5 वीक हो गया, ये कितने, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अगर बोल दो मैं 5 में आता हूँ तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम पीछे लगाते हैं कि यूनिट, हमें पूरा का पूरा सेंस क्लियर होता है कि अच्छा बात क्या हो रही है। 5 सेकेंड मतलब 1 2 3 4 5, इतने देर ना जाएंगे वो। 5 मिनट मतलब समय लगेगा, 5 घंटे मतलब और समय लगेगा। तो यूनिट एक्चुअली गिव्स यू द आइडिया कि कोई चीज कितनी बड़ी होने जा रही है। मैं जब बोला था कि मैं आपको 2 नोट देता हूँ, तो 2 तो मुझे समझ में आ गया 2 नोट, लेकिन यूनिट बताएंगे वो चीज कितनी बड़ी हो सकती है। अगर वो 2 रुपए की नोट है तो 40 रुपए हुआ, अगर वो 2000 की नोट है, 2000 उसकी यूनिट है अगर, ठीक है, तो कितना हो गया? 4000 रुपए हो गया। तो यूनिट किसी चीज को बड़ा और छोटा करती है, ठीक है। यूनिट का मतलब समझ आ गया। अगली बार से यूनिट पहचान लोगे, और याद रखना फिजिक्स में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर सपोज मान लो आपको लिखा हुआ है किसी तार से 4 एम्पियर करंट बह रही है, तो ये एम्पियर क्या हो गई? यूनिट हो गई। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है, बट अभी आप यूनिट का मतलब समझो। यूनिट आपको बताता है कि कोई चीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी होने जा रही है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है मैग्नीट्यूड। यूनिट के साथ दो यूनिट और मैग्नीट्यूड हमेशा साथ साथ चलते हैं। मैग्नीट्यूड बताता है वो कितना। जैसे मैं आपको बोलूं एक काम करो, जाओ किलो मर्चा लेके आओ, किलो। सर कितना किलो? ये जो वर्ड कितना है ना, कितना किलो, किलो तो ना समझ गए, यूनिट समझ गए सर किलो की, कि बटकरा किलो वाला होगा, लेकिन कितना, कितना 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 8 किलो, कितना किलो लेके आए। तो जो क्वेश्चन में कितना का आंसर देता है कि भाई कितना कोई चीज चाहिए, तो वो क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है। जैसे यहाँ देखो टन, टन तो होगी यूनिट, कितना टन? 70 टन। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। जैसे तुम देखोगे, अगर देखा जाए तो हमारे पास यूनिट पहले से ही थी, 4 बित्ता, तो 4 बित्ता, बित्ता क्या हो गई? यूनिट हो गई, और 4 क्या हो गया? हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। तो यूनिट तो सर पहले से थी, प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो यूनिट थी वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। बित्ता सर तुम्हारे इधर चलेगा, तुम जापान चले जाओ, बित्ता को नहीं आता, ठीक है, तुम चाइना चले बित्ता को नहीं आता है, यूनिट वो इंडिया की यूनिट है मानते हैं, लेकिन वो नहीं आता। प्लस तुम्हारे घर में सबका बित्ता अलग अलग है, तो एक तो सब लोग फॉलो नहीं कर रहे थे,
जो यूनिट थी, और दूसरा उसकी जो वैल्यू थी सबकी अलग अलग आ रही थी, किसी का एक बित्ता इतना बड़ा, किसी का एक बित्ता इतना बड़ा, दिक्कत हो रही थी। तो दो बातों का ध्यान रखा गया इस पूरे स्टैंडर्ड सिस्टम में कि एक तो पहले जो यूनिट बना है वो पूरी दुनिया जाने, पहली बात ध्यान रखना। पूछा जाता है क्वेश्चन की स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या किया गया। तो सर पहली क्वेश्चन ये कि जितनी भी यूनिट्स उसको सब लोग जाने, सब लोग माने, जाने ही नहीं माने। अगर कोई कहीं कुछ पढ़ रहा है तो वो लेंथ को मीटर में ही नापे, ठीक है। दूसरी बात कि अगर मेरा 1 मीटर इतना बड़ा है तो दूसरे का भी 1 मीटर उतना ही बड़ा, आपको याद होगा पड़ता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मैं ILS में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पढ़ा जा रहा है, किसी और स्कूल में कुछ और पढ़ा जा रहा होगा ना, हर जगह सेम पढ़ाया जाएगा कि वो स्टैंडर्ड फिक्स है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट में ये दो बड़े काम किए गए, यूनिट को फेमस किया गया, सब लोग यही यूज करेंगे, कंपल्शन किया गया, और साथ में उनकी वैल्यूज को, उनकी लेंथ को फिक्स किया गया, इतना ही होगा, ये 1 मीटर मतलब इतना ही होता है, बात समझ में आई। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हम यूनिट समझ रहे थे, यूनिट का मतलब क्लियर हुआ कि आपको। अब जैसे मैं हम लोग 10 मीटर यूनिट क्या है, मीटर। 6 सेकंड यूनिट क्या है, सेकंड। पीछे जो पीछे आने वाला वो यूनिट होगा। 10 टन क्या है, यूनिट, ठीक है। 12 डजन, डजन मतलब 12 दर्जन, तो दर्जन क्या हो गया, यूनिट। 12 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। 6 घंटे बाद तो घंटा क्या हो गया, यूनिट। 6 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। जो चीज बताए कितना वो है मैग्नीट्यूड, जो चीज बताए कोई चीज कितनी बड़ी होने जा रही है, छोटी होने जा रही है, वो चीज क्या है, यूनिट। तो याद रखेंगे आप यूनिट और मैग्नीट्यूड के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आएगा यूनिट क्या होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगली बार कभी कोई चीज पढ़ो तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपल सिंपल लेता है कि 7000 मीटर लिखा हुआ है, टेल द यूनिट एंड मैग्नीट्यूड इन दिस क्वेश्चन। तो भाई 7000 क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, और मीटर क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, तो सिंपल चीज है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टैंडर्डाइजेशन में हमने क्या क्या किया। हमने क्या क्या किया भाई, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट में हमने क्या क्या किया। हमने पहले तो कॉमन यूनिट्स बनाई फॉर होल वर्ल्ड, ठीक है, हमने पूरी दुनिया के लिए कॉमन यूनिट्स बनाई फॉर होल वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा चीज, वी फिक्स द वैल्यू ऑफ यूनिट, ठीक है, वी फिक्स द वैल्यू ऑफ यूनिट, मतलब 100 रुपया जो है उसकी वैल्यू फिक्स है कि भाई इतना ही चीज में होगा। ये नहीं कि कहीं के 100 रुपए में मतलब कहीं के 1 रुपए में 100 पैसा है, कहीं के 1 रुपए में 200 पैसा, ऐसा नहीं। 1 रुपए में 100 पैसा अगर फिक्स कर दिएगा 100 ही पैसा रहेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर फिक्स करें तो 100 ही सेंटीमीटर रहेगा, चाहे वो कहीं चलेगा। तो एक तो उन्होंने उसको कॉमन यूनिट बना के पूरे वर्ल्ड को बताया कि यही बोलो, और दूसरा उन्होंने बोला उसकी वैल्यू फिक्स कर दी कि ये इतना छोटा बड़ा नहीं होगा, जिसका है इतना सबका फिक्स रहेगा, चाहे उसको बच्चा नापे चाहे बड़ा नापे। जैसे आपको देखते हो ना इंच टेप आता है, अब उस चीज में देखना 1 मीटर इतना बड़ा होता है सपोज मान लो, तो उसको पापा भी नापेंगे तो इतना ही दिखाएगा, भैया भी नापेंगे उतना ही दिखाएगा, मम्मी नापेंगे उतना ही दिखाएगा, तुम नापोगे तब भी, और छोटी बहन नापेगी तब भी उतना ही दिखाएगा, मतलब वो फिक्स कर दिया गया। तो सेकंड जो तीसरा पॉइंट था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब समझ में आया, स्टैंडर्ड मतलब एक जैसा, यूनिट आप समझ गए आगे जो पीछे लगता है, मेजर मतलब नापना, पूरे जो भी जितनी भी चीजें नापते हैं दुनिया में, जितनी भी चीजें नापी जा सकती हैं, गड्ढे की चौड़ाई, ईंटे की मोटाई, कितना भारी है, कितना पतला है, कितना साउंड तेज है, कितना स्लो है, कितनी करंट बह रही है, कितनी रोशनी है, हर एक चीज जो चीज नापने वाली होती है उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई और पूरी दुनिया में बता दिया गया, उसकी वैल्यू फिक्स की गई। बात समझ में आई। चलो जो हमारा चौथा टॉपिक है उसमें कुछ यूनिट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों को यूनिट बेसिक समझ में आ गया है ना, ठीक है, यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया गया, क्या दिक्कत है, क्यों करना पड़ा हमें स्टैंडर्डाइजेशन, और दिक्कत सॉल्व कैसे किया गया, सब चीज समझ में आ गई। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, मैंने जानबूझ के ऐड कराया है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब जैसे यूनिट जब मैं बोल रहा हूँ समझ रहा यूनिट मतलब क्या है, सर कोई चीज मान लीजिए सर 7 रुपए, 100 रुपए यूनिट हो गया, और 2 किलो, सर किलो जो यूनिट हो गया, मतलब मैथ्स के नंबर छोड़ दो, बाकी बस तो यूनिट होता है। बहुत सिंपल है यार, मतलब यूनिट पहचाना तो बड़ा ही सिंपल है, यूनिट क्या है, यूनिट क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखो फिजिक्स में कुछ नहीं तो करीब 200 यूनिट्स होती है, 200 यूनिट्स होती है। जैसे अभी आप लोग जैसे बताओ, अब तुम देख लो, लेंथ कैसे मैं गिना देता हूँ, लंबाई नापने के लिए क्या क्या होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, चलिए हो गया। वेट नापने के लिए मास, किलोग्राम, क्विंटल, टन, सेंटीग्राम, ये हो गया। टाइम नापने के लिए आवर, सेकेंड, मिनट, डे, वीक, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, बहुत होता है, ठीक है। ऐसे ही टेम्परेचर नापने के लिए केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री फॉरेनहाइट, ऐसे बहुत कितनी सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स या उससे भी ज्यादा होंगी, ठीक है। बट
फंडामेंटल यूनिट को कहते हैं। आप सुनेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट समझने के पहले फंडामेंटल का मतलब समझना पड़ेगा। तो यूनिट समझते ही है। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल मतलब होता है वो चीज जहां से सारी चीजें शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से। जैसे जो सपोज कोई कंपनी स्टार्ट होती है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन फंडामेंटल एम्प्लॉय वो होता है जिसने उस कंपनी को शुरू किया होता है, वहां सब चीज शुरू होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कलर्स के बारे में पढ़ा होगा, बेसिक आइडिया को, आई होप सो, कि इस दुनिया में लोग देखते हैं बहुत सारे कलर। हम लोग अपने जो खरीदते हैं कलर उसमें 12 कलर आते हैं, बट आप जो एलईडी टीवी देखते हैं उसमें ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ कलर का यूज होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उन सारे कलर्स में से कुछ कलर ऐसे थे जो सबसे पहले बने थे, मतलब ओरिजिनल प्राइमरी कलर, उनको बोलते हैं प्राइमरी कलर। उन कलर्स को मिलाया गया तो कुछ और कलर बने, उनको मिलाया गया तो कुछ और बने, उनको मिलाया ऐसे करते करते बहुत सारे कलर बन गए। लेकिन कुछ 3 कलर ऐसे थे जो सबसे पहले थे, उनको वो किसी से मिला के नहीं आए थे, वो इंडिविजुअल कलर थे, तो उनको बोला गया फंडामेंटल कलर्स और प्रिंसिपल कलर और प्राइमरी कलर। ऐसे ही हमारे कुछ यूनिट्स हैं। इस दुनिया में बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको बिल्कुल बेसिक्स, मतलब जिनसे सारी यूनिट्स मिलकर बनी है। ये इन यूनिट्स को किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। बाकी जितनी भी सारी यूनिट्स दुनिया में हैं वो सब इन सबसे मिलकर बनी है। मैं सारी यूनिट्स को लिखने जा रहा हूँ, 7 ही होती है टोटल, तो याद करना बड़ा आसान है। मैं चाहूंगा एनसीईआरटी में नहीं तो आपको अलग से पेज पे लिख करके अपने एनसीईआरटी में पेश कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाली चीज है ये जो भी लिखवाने जा रहा हूँ। यूनिट्स के बारे में 7 फंडामेंटल यूनिट जिनसे दुनिया की सारी बाकी यूनिट्स बनी है। ठीक है, पहली देखो, यूनिट का काम क्या है? किसी ने किसी चीज को नापना। कोई भी ऐसी यूनिट नहीं जो बिना किसी के नापने के लिए ऐसे बनानी। कोई ऐसी यूनिट का नाम बता दो, जैसे मैं बोलूं डायनासोर, तो डायनासोर किसी चीज को नापती नहीं है, तो वो यूनिट नहीं कहलाएगी। तो यूनिट जितनी भी होंगी इस दुनिया में वो सब न सब कोई ना कोई चीज को जरूर नापती होंगी। मैं दिखाता हूँ, जैसे अगर मीटर बोलता हूँ, मीटर एक यूनिट है, बोलो ये यूनिट हो गई, ये इसका सिंबल हो गया। सिंबल मतलब यार सिंबल इसलिए बनाया गया है कि बार बार इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखोगे, सिंबल करके दिखा सकते हैं, चलो भाई मीटर लिख दिए। ठीक है, जैसे मान लो फेसबुक लिखना है, तो मैं फेसबुक पूरा लिखूंगा, उससे मैं सिंबल बना दूं, ये सिंबल हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं सिंबल। यूनिट हो गई इसका सिंबल। तो मीटर जो है यूनिट है, वो क्या नापती है? वो नापती है हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या चीज नापने वाली है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या नापने वाली है? वो नापने वाली है हमारा लेंथ। अब तुम बोलोगे सर लेंथ मतलब लंबाई, तो लंबाई तो ये मीटर नाप दे रहा है, तो चौड़ाई कौन नापेगा? अरे भाई चौड़ाई भी तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी तो दूरी ही है। ये मीटर में नापे तो वही तो मीटर में नापेंगे, उसके कुछ अलग से लाएंगे क्या? ऊंचाई नापनी है, ऊंचाई भी दूरी है। जैसे यहाँ से यहाँ मीटर लगे, वैसे वहां से वहां मीटर लगा देंगे तो मीटर नहीं आएगा। तो बेसिकली मीटर जो यूनिट है वो क्या नापती है? लेंथ नापती है। ऐसे ही देखो किलोग्राम एक यूनिट है, पता है तुम लोग को? तो किलोग्राम का सिंबल क्या होता है बताओ? केजी। वो क्या नापती है? किलोग्राम क्या नापता है? सर मास नापता है सर। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ऐसे तीसरा। सेकंड, अब तुम बताओ वो कौन किस चीज को नापता है? वो टाइम को नापता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई? ये सेकंड है, और इसकी यूनिट ऐसे लिखना सेकंड। ठीक है, ये सिंबल शॉर्ट है। अच्छा, इसके बाद देखो केल्विन। अब ये शायद तुमने नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन केल्विन जो है यूनिट है टेम्परेचर के नापने की। मतलब जब भी कभी लोग टेम्परेचर नापेंगे, मान लो कभी लोग टेम्परेचर नाप रहे हैं, टेम्परेचर आया मेरा 50, तो 50 ऐसे छोड़ने नहीं, इसकी यूनिट लगाएंगे 50 केल्विन। ये क्या होगा? टेम्परेचर। मतलब बस इतना ही समझ जाओगे तुम कि टेम्परेचर दिखा रही है, क्योंकि अगर केल्विन लिखा है तो केल्विन किसको मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। अब कभी भी देखो केल्विन ये नहीं, केल्विन जो है कभी भी मास नहीं मेजर कर सकता, लेंथ मेजर नहीं कर सकता, टाइम मेजर नहीं कर सकता। केल्विन जो यूनिट है वो बनाई ही बस देंगे टेम्परेचर मेजर करने की। बस समझ आई? उसका सिंबल क्या होता है? के। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। उसके बाद 4 हो गया। इसके 5वां देख लो, एक यूनिट होती है एम्पियर। इसे आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल। एम्पियर, एम्पियर जो होता है ये यूनिट होती है, इसका सिंबल होता है ए से बनाते हैं, और ये नापता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या नापता है? इलेक्ट्रिक करंट। हम जो बिजली आती है वो कितनी आ रही है वो नापी जाती है एम्पियर से। कभी भी तुम लोग कभी अभी तुरंत देखना, कोई भी जैसे एडॉप्टर या चार्जर होगा, उसको खोल के देखना, देखो लिखा रहेगा 3 एम्पियर। 3 ऐसे बना रहेगा 3 और ए बना रहेगा 20 एम्पियर। तो वो बताता है कि उस चार्जर में या उस फ्रिज में या जो भी चीज तुम देख रहे हो उसमें कितनी करंट बह रही है। तो समझोगे ना, 20 ए मतलब एम्पियर, मतलब एम्पियर क्या मेजर करती है? करंट। और कितनी आ रही है? 20 आ रही है। कितना वाला वर्ड होता है मैग्नीट्यूड को, और पिछला वर्ड होता है यूनिट को। ये यूनिट हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गई। इसके बाद 6वां होता है कैंडेला।
कैंडेला बेसिकली एक ऐसी यूनिट है जो कितनी लाइट आ रही है, कितनी लाइट आ रही है उसको मेजर करती है। इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी पहली बार है, थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो यार ये सब याद आ जाएगा। ये तुमको लगातार 6 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, जब तक मतलब 12 तक ये सब चीजें तुमको पढ़नी ही पढ़नी है। तो अभी से याद कर लोगे तो क्लास में हमेशा आगे रहोगे। कैंडेला इसकी जो सिंबल होता है क्या होता है, CD। जो लास्ट और आखिरी यूनिट है वो है तुम्हारी मोल, ठीक है, मोल। इसको दिखाते हैं हम लोग M से, और इसका मतलब होता है ये मेजर करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई चीज कितनी है। तुम लोग ऐसे कितनी तो गिन लीजिए। जैसे हम लोग देखो एग्जाम्पल देखो, केला। केला हम लोग तौल के नहीं खाते हैं, केला हम लोग तौल के नहीं खाते हैं, केला हम लोग गिन के खाते हैं ना। 12 केला, या हम लोग कोई चीज लेते हैं सैकड़े के हिसाब से, दिया ले जाते हैं तो दिया में तौल के नहीं लेते हैं। तो हर चीज का देखो अलग अलग तरीका है इसको नापने का। कोई चीज को हम लोग इस तरह नाप तौल लेते हैं, कोई चीज को हम लोग नाप लेते हैं, कोई चीज को हम लोग समय से देख लेते हैं, कोई चीज हम लोग इस तरह देख लेते हैं। ऐसे ही जब कोई चीज को गिनना पड़ जाए, गिनने से नापना हो कि गिन के नाप लेते हैं, कि वो गिनना भी तो नापना ही है कि भाई 10 बेंच है, हमने नाप लिया 10 है। नापना हो तो एग्जैक्ट आंसर देना, कोई चीज कितनी है लगभग में नहीं। तो गिन लिया तो गिनना भी तो एक तरह से नापना ही हुआ। तो गिनने वाला भी कोई चीज आ जाएगा तो उसकी जो यूनिट बनाई गई है, मोल बनाई गई है। अब तुम लोग दर्जन भी तो, डजन भी तो है। दर्जन, 1 दर्जन बोलते हैं, 2 दर्जन बोलते हैं, 2 दर्जन 3 दर्जन क्या है, नापने वाली गिनने वाली यूनिट तो है। 2 दर्जन मतलब 24, सैकड़ा मतलब 100। तो सर इसको क्यों इस्तेमाल किया गया? तो देखो जो मोल होता है ना, ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े नंबर्स को गिनने में इस्तेमाल में आता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, मतलब अरबों खरबों जब नंबर्स रहते हैं तो उनको गिनने में आसान होता है। अब तुम लोग सर ऐसा कहाँ जरूरत पड़ता है, तो पड़ता है। अभी आप लोग केमिस्ट्री शुरू करोगे तब पढ़ोगे एटम्स, हमारी बॉडी एटम से मिलकर बनी है। तो एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब इस डॉट में होते हैं, इतने बड़े डॉट में ना कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा एटम्स हैं। तो उनको नापना, उनको गिनना पड़ जाए, तौल सकते हैं, बहुत हल्के होते हैं, उनको गिनना ही पड़ेगा। गिनना पड़ेगा तो कितना करके गिनो, कितने दर्जन बनाओगे? 100 करोड़ दर्जन करोड़ करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बना दिया, मोल बना दिया। तो मोल क्या करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो जितनी भी यूनिट्स हैं ये कोई ना कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट में काम आती हैं और अपनी अपनी फील्ड का ध्यान रखती है। कोई किसी की फील्ड में नहीं जाता, किलोग्राम को लेन जाके नहीं नापेगा। तुमको ये नहीं समझ कि भाई ये कपड़ा जो है 4 किलोग्राम दे दीजिए, मुझे शर्ट बनानी है, या भैया 2 सेकंड आलू दे दीजिए, या भैया 3 आवर का लौकी दे दीजिए, ऐसा नहीं बोलोगे। तुम सब चीज की तौलने, अगर मास ले रहे हो तुम लोग यूज करो किलोग्राम को, अगर लंबाई ले रहे हो तो बोलोगे मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हर चीज की अपनी यूनिट बनाई गई है ताकि सबकी डेफिनेशन दिख रहे और किसी को जिसमें कोई किसी को दिक्कत ना आए। तो ये 7 जो यूनिट्स होती है हमारी, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल समझ आ गया ना कि इनसे, ये सबसे बेसिक यूनिट है, इससे पहले कोई यूनिट नहीं, इससे ही सब यूनिट बनी है और बाकी सारी यूनिट इनसे ही डिराइव होती है। तो ये 7 यूनिट हमें रखनी पड़ेगी, बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। और ये सब तो फिजिकल क्वांटिटी, ये यूनिट्स हैं। ये क्या नाप रही है, लेंथ को नाप रही है, किलोग्राम क्या नाप रहा है, मास को नाप रहा है, सेकंड क्या नाप रहा है, टाइम क्या नाप रहा है। बच्चे रट तो लेते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो यूनिट मतलब जो चीज हमें बताई वो चीज कितनी बड़ी है छोटी है। मान लो मैंने बोला मीटर, तो बताइए लगे इतना बड़ा हो। मैंने बोला किलोमीटर तो आइडिया लगे बड़ा हो। मैंने बोला सेंटीमीटर, आइडिया लगे इतना बड़ा हो। मैंने बोला मिलीमीटर, देखो तुम बस मैं यूनिट बोल रहा हूँ, तुम आइडिया लगा दे रहे हो कोई चीज कितनी बड़ी होने वाली है। मैं बोला 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर समझ गया यार, 1 सेंटीमीटर इतना हो तो 4 सेंटीमीटर इतना होगा। मैं बोलता बस कि 4, तो तुम आइडिया नहीं लगा पाते। तो यूनिट से हम लोग को आइडिया लगता है कोई चीज कितनी बड़ी या छोटी होने वाली है। हर यूनिट का अपना एक एरिया है कि वो यही मेजर करेगी, वही मेजर करेगी। ये 7 यूनिट्स होती हैं। ये 7 यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स है, इनका बनने में किसी और का हाथ नहीं है। बाकी जितनी यूनिट्स दुनिया में पढ़ोगे तुम, सबको बनाने में किसी ना किसी का हाथ होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स, तो फोर्स की यूनिट, फोर्स की भी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो उसमें तो 2-3 यूनिट मिल गई तब जाके वो बना। तो हर एक यूनिट किसी किसी, मतलब बाकी इन 7 के अलावा जितनी भी यूनिट दुनिया में पढ़ोगे आप, वो सब इनसे मिलके, इनमें से किसी न किसी से मिलके बनी है। तो ये 4 पार्ट इस चैप्टर का खत्म हुआ, ठीक है। पार्ट 1 को ये रोकते हैं, पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे की चीजें स्टडी करेंगे। थैंक यू।